नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भावना खंडेलवाल बीए, बीएड व बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण मनोविज्ञान का क्षेत्र के विषय में आज अध्ययन कराऊंगी। मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान सभी प्राणी मात्र के संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन से अपना संबंध रखता है। अध्ययन किया जाने वाला यह क्षेत्र अपने आप में काफी विस्तृत है। इसका अनुमान जिसके व्यवहार का मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है और जिस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन होता है, इन दोनों पक्षों की विस्तृतता की व्याख्या के आधार पर सहज ही लगाया जा सकता है। अगर पहले पक्ष को लिया जाए तो हमें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि यह पक्ष अपने आप में बहुत विस्तृत है। सभी प्रकार के प्राणी वर्ग में मानव के अतिरिक्त पशु, पक्षी और उससे भी आगे वनस्पति जगत से संबंधित सभी पेड़ पौधे इत्यादि शामिल किए जा सकते हैं। पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, उनमें भी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की क्रियाएं हो सकती है। इस तरह की बातों को सत्यता में बदलने वाले भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तब से आज तक इस क्षेत्र के शोध कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है, जिसके आधार पर वनस्पति वर्ग के व्यवहार का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में पूरा स्थान प्राप्त कर चुका है। मानव व्यवहार के अध्ययन की जब बात की जाती है, तब इसका अर्थ किसी प्रकार के विशेष मानव वर्ग न होकर संपूर्ण मानव वर्ग से लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संस्कृति, लिंग और राष्ट्रीयता से अपना संबंध रखता हो, सभी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं और समय विषयों के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। दूसरे पक्ष अर्थात व्यवहार शब्द की विस्तृतता के बारे में सोचा जाए तो भी, जैसा कि व्यवहार शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए इस में पहले चर्चा की जा चुकी है कि हम यह निश्चितता पूर्वक कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यवहार में व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों एवं पक्षों जैसे चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, आंतरिक एवं बाहरी, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। व्यवहार के इस विस्तृत रूप में प्राणी वर्ग द्वारा जो कुछ भी संपन्न होता है, उसका अध्ययन किया जाना मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो सकता है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र असीमित है, क्योंकि न तो गोचर एवं अगोचर प्राणी वर्ग की संख्या ही सीमित है, न उसके द्वारा संपादित होने वाली व्यवहारजन्य क्रियाएं ही है। असीमित प्राणी वर्ग द्वारा असीमित प्रकार की व्यवहारजन्य क्रियाओं के अध्ययन करने वाले विषय मनोविज्ञान के क्षेत्र को शब्दों में बांधना इस दृष्टि से कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसके अध्ययन के द्वारा प्रतिपादित सामग्री के वर्णन और अध्ययन किए जाने वाले तरीकों की चर्चा की जाए तो यह और भी कठिन कार्य होगा। फिर अध्ययन के उपरांत परिणाम स्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसके स्वरूप में भी तो परिवर्तन आता रहता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आए दिन होने वाले अनुसंधान मनोविज्ञान विषय के अध्ययन में प्रयुक्त प्रकरण और विषय सामग्री के कलेवर को भी निरंतर परिमार्जित एवं संशोधित करते रहते हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान जैसे विस्तृत और प्रभावशील विषय के क्षेत्र की व्याख्या कर उसको एक सीमित परिधि में मानना कदापि उचित नहीं है। यह कहना और समझना ही अधिक उपयुक्त है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र संकुचित और सीमित न होकर सागर की तरह अथाह है और विशाल है। हाँ, विषय के अध्ययन, अध्यापन और उपयोग की दृष्टि से इसे कुछ विशेष शाखाओं में हम अवश्य बांट सकते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन को विभिन्न शाखाओं में बांटा जा सकता है, जिसकी हम इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। पहला है सामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में मनोविज्ञान के सामान्य रूप का समावेश होता है। एक तरह से मनोविज्ञान की सभी शाखाओं तथा क्षेत्रों से इस प्रकार के मनोविज्ञान का सामान्य संबंध होता है, क्योंकि इसमें सामान्य रूप से मनोविज्ञान के सभी प्रकार के सिद्धांतों तथा नियमों का वर्णन तथा व्याख्या की जाती है। इसमें सामान्य की ही चर्चा होती है, विशेष की नहीं। इस दृष्टि से इसका संबंध सामान्य व्यक्तियों के सामान्य व्यवहार के निरूपण से ही होता है। दूसरा है
असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में ऐसे सभी व्यक्तियों के व्यवहार और मनोदशा का अध्ययन किया जाता है जो किसी कारणवश सामान्य व्यवहार करने में असमर्थ होते हैं। असामान्य व्यवहार क्या होता है? असामान्य व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार एवं व्यक्तित्व गुणों से युक्त होते हैं, उनका इस प्रकार का व्यवहार किस कारण बन जाता है, आदि बातों का अध्ययन और विवेचना करना ही असामान्य मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य असामान्य मनोविज्ञान के बाद ही शुरू होता है। असामान्य मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में असामान्यता से क्या अभिप्राय है तथा सामान्य रूप से असामान्य व्यवहार के पीछे क्या परिस्थितियां, तत्व तथा कारण कार्य करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान नैदानिक मनोविज्ञान का आधार बनता है। जब कोई व्यक्ति असामान्यता का शिकार होता है और अपने तथा अपने वातावरण से समायोजित नहीं हो पाता, तो उस अवस्था में वह मानसिक व्याधियों, रोगों तथा दुर्बलताओं से घिर जाता है। नैदानिक कुसमायोजन के कारणों और परिस्थितियों का उचित निदान करके उसे समायोजन में सहायता करने तथा उसके व्यवहार में उचित सुधार लाने का उत्तरदायित्व अब नैदानिक मनोविज्ञान द्वारा निभाया जाता है। इसलिए इसे प्राय उपचारात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इससे मानसिक व्याधियों से युक्त असामान्य व्यवहार को सामान्य बनाने जैसा उपचारात्मक कार्य करने की भूमिका निभाई जाती है। इस प्रकार के मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों को नैदानिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और उनकी नियुक्ति मानसिक रोगों की चिकित्सा करने वाले विभागों और संस्थाओं में की जाती है। फिर है शारीरिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में इस बात की जानकारी से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है कि व्यवहार का शारीरिक संरचना तथा कार्य प्रणाली से किस तरह का संबंध होता है। दूसरे शब्दों में मानव व्यवहार के शारीरिक आधार का अध्ययन करना ही इस शाखा का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मनोविज्ञान। इसमें व्यक्ति के व्यवहार का उसके सामाजिक परिवेश के संदर्भ में समूह या सामाजिक दायरे के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। यह मानव व्यवहार का औद्योगिक परिस्थितियों में किया जाने वाला अध्ययन है। आपसी संबंधों को ध्यान में रखकर औद्योगिक क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है अपराध मनोविज्ञान। व्यक्तियों की मनोदशा और व्यवहार का अध्ययन कर अपराधी का पता लगाना तथा अपराधी के अपराध करने के मूल में उपस्थित कारणों का पता लगाकर उसके आचरण में सुधार लाने का प्रयत्न यह शाखा करती है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसमें मनोविज्ञान के प्रयोगों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति की मनोदशा और व्यवहार का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक नियम एवं निष्कर्ष निकाले जाते हैं अथवा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतिक पक्ष की पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल मनोविज्ञान। इसमें बाल्यावस्था में होने वाले क्रमिक विकास, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं और मनोदशा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट किशोर मनोविज्ञान। इसमें किशोरावस्था में होने वाले विकास, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं, समायोजन संबंधी कठिनाइयों आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ों की व्यवहार संबंधी समस्याओं, उनमें विकास और वृद्धि संबंधी विशेषताओं, समायोजन संबंधी कठिनाइयों आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षार्थी के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों तथा वातावरण में अध्ययन किया जाता है। ये एक प्रकार से सीखने और सिखाने का मनोविज्ञान है जो इस बात की जानकारी देता है कि पढ़ने और पढ़ाने तथा सीखने और सिखाने की क्रिया और परिस्थितियां आदि को किस तरह से नियोजित एवं संगठित किया जाए जिससे शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की सर्वोत्तम उपलब्धि संभव हो सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अध्यापकों को ठीक प्रकार से अध्यापन कार्य कर सकने और विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने में मनोविज्ञान की शाखा द्वारा उपयुक्त भूमिका निभाने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी विशेष पाठ्य सामग्री द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान निर्देशन तथा परामर्श प्रदान करने का कार्य भी करता है। इस तरह बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने तथा उन्हें भलीभांति समायोजित होने में सहायता करने की सफल भूमिका भी शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा निभाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है परा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह एक आधुनिकतम शाखा है। बहुत दूर रहने वाले किसी सदस्य पर कोई विपत्ति आने पर पता लग जाना,
आने वाली दुर्घटनाओं का, आनंद की घड़ी का पूर्वानुमान हो जाना, पूर्व जन्म के अनुभवों की याद रहना जैसी असाधारण गुत्थियां जिन्हें सुलझाने का प्रयत्न भी मनोविज्ञान की शाखा द्वारा किया जाता है। तो मैं ये बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का एक परा मनोविज्ञान विभाग है, वो इस क्षेत्र में काफी कुछ कर रहा है। फिर है नेक्स्ट, विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भाधान की क्रिया से प्रारंभ कर बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले सभी प्रकार की वृद्धि और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। विकास के किस स्तर पर व्यक्ति के विभिन्न पक्षों या व्यवहार जन्य क्रियाओं का क्या रूप होता है, इस बात की सामान्य जानकारी प्रदान करना ही इस शाखा का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें पशुओं के व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। थोंडाइक द्वारा बिल्ली, पावलोव द्वारा कुत्ते पर, स्किनर द्वारा चूहे तथा कबूतर पे, कोहलर तथा कोफ्का आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा चिंपांजियों पे किए जाने वाले प्रयोग और परीक्षण इसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत आते हैं। इन प्रयोगों का उद्देश्य जहां एक ओर पशु पक्षी तथा अन्य प्राणी वर्ग के व्यवहार की निश्चित वातावरण जन्य परिस्थितियों के संदर्भ में जानकारी लेना होता है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे के व्यवहार जनित अनुक्रियाओं की तुलना करना भी होता है। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सामान्यीकरण का रास्ता पकड़कर मानव व्यवहार को समझने की चेष्टा करना भी पशु पक्षियों पर जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, वन मानुष पर किए जाने वाले अध्ययन द्वारा मानव व्यवहार की गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। स्नायु संस्थान, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी आदि पर चोट लगने या उनके क्षतिग्रस्त होने, रोगग्रस्त होने पर व्यवहार किस तरह से परिवर्तित होता है, यौन व्यवहार पर संवेग, प्रतिकूल तथा अनुकूल परिस्थितियों आदि का क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार की बातों को जानने और समझने में पशु मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री काफी मदद कर सकती है। अतः तुलनात्मक अध्ययन में अपने विशेष योगदान के कारण पशु मनोविज्ञान को कई बार तुलनात्मक मनोविज्ञान का नाम भी दिया जाता है। फिर है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह शाखा व्यवहार के अध्ययन में संज्ञानात्मक विकास तथा प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देती है। मनोविज्ञान की शाखा से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक व्यवहार को उद्दीपन अनुक्रिया जैसे यंत्र चलित क्रिया नहीं मानते, नहीं इसे आदत या अनुबंधन के प्रतिफल के रूप में स्वीकार करते हैं, बल्कि इसे पूरी तरह सोची समझी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं। उनकी दृष्टि में मानव व्यवहार में मस्तिष्क की विकसित शक्तियों, अनुभव, विवेक तथा अंतर्दृष्टि का उपभोग होता है तथा इन्हीं के आधार पर निर्णय क्षमता तथा समस्या समाधान योग्यता संबंधी संज्ञानात्मक व्यवहार के दर्शन मानव व्यवहार में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की व्यवहार जनित बातों का अध्ययन ही संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सैन्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा में मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग सैन्य जगत की गतिविधियों में वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु किया जाता है। सैन्य विज्ञान के विद्यार्थियों को यह एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत जिन विषयों को लेकर आगे बढ़ा जाता है उनमें से कुछ प्रमुख है सेना के विभिन्न अंगों में सिपाही तथा अफसरों के रूप में योग्य तथा कुशल व्यक्तियों का चुनाव कैसे किया जाए, युद्ध में तथा युद्ध के बाहर जवानों और अफसरों के हौसले कैसे बुलंद रखे जाए, शत्रु को प्रोपेगेंडा तथा अन्य मनोवैज्ञानिक उपायों के द्वारा किस प्रकार शिरकत देने की कोशिश की जाए, अफसरों में कुशल नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित की जाए, सैन्य संचालन तथा कुशल प्रबंधन हेतु क्या कदम उठाया जाए, विषय परिस्थिति तथा स्थानों में भलीभांति समायोजित रखने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से क्या उपाय किए जाए आदि। फिर नेक्स्ट है कानून मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में कानून की दुनिया से संबंधित व्यक्तियों जैसे अपराधी है, गवाह है आदि के व्यवहार का अध्ययन कानून तथा अदालती परिवेश के संदर्भ में किया जाता है। यह मनोविज्ञान के नियम तथा सिद्धांत अपराधी के अपराध पूर्वक व्यवहार को पहचानने, दी जाने वाली गवाहियों में सत्य असत्य की पकड़ करने तथा न्यायाधीशों को साक्ष्यों तथा मुकदमे से जुड़े हुए व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर मुकदमों में सही निर्णय लेने जैसी महत्वपूर्ण बातों में सहायक सिद्ध होते हैं। फिर है नेक्स्ट है राजनीतिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा तकनीकों का उपयोग राजनीति संबंधी विभिन्न विषयों का अध्ययन करने, राजनीति को व्यवहारिक रूप देने तथा राजनीतिक चालों को चलने और समझने में सहायता करने आदि के रूप में किया जाता है। जनमत क्या है, जनमत को एक विशेष मोड़ कैसे दिया जाए, प्रचार, सुझाव, समूह व्यवहार आदि बातों का सहारा लेकर जनप्रिय कैसे
बना जाता है, कुशल नेतृत्व क्या होता है, किस तरह की बातों या व्यवहार से राजनीतिक लाभ उठाए जा सकते हैं, कुशल राजनीतिक बनने के लिए किस प्रकार का व्यवहार व व्यक्तित्व गुण अपेक्षित है, इत्यादि बातों का समावेश ही इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान की भांति ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की एक ऐसी स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण शाखा है जिसका अध्ययन अध्यापन मनोविज्ञान की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में काफी लोकप्रिय है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जैसा कि नाम से ही आभास होता है, मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षणों तथा प्रयोगों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। मनोविज्ञान में ऐसे परीक्षण प्रयोग कैसे किए जाते हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालकर मनोवैज्ञानिक सत्यों की खोज कैसे की जाती है, पहले से स्थापित तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज, उनके उपयोग संबंधी बातों का परीक्षण तथा प्रयोगों द्वारा पुष्टि आदि बातों का अध्ययन एवं विवेचन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा में मनोविज्ञान के नियमों, तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रयोग शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण करने, अस्वस्थता तथा बीमारियों से अपना बचाव करने तथा सभी प्रकार से निरोग तथा सबल बने रहने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्रीड़ा मनोविज्ञान। व्यवहार को प्रभावित करने में परिवेश तथा पर्यावरण संबंधी कारकों की क्या भूमिका होती है, इन कारकों पर उचित नियंत्रण स्थापित करके व्यक्तिक तथा सामूहिक व्यवहार को उपयुक्त बनाने में किस प्रकार सफलता प्राप्त की जा सकती है, इन बातों का वर्णन और विवेचन करना ही पर्यावरण मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। अच्छा तथा बुरा, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस प्रकार व्यवहार और व्यक्तित्व को अच्छी या बुरी दिशा प्रदान करता है। प्रदूषण संबंधी बातें जैसे शोर है, धुआं है, भीड़ भाड़, विषाक्त गैस, प्रदूषित जल, खराब मौसम, प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां तथा अनुपयुक्त घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक व शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार व्यवहार को विकृत एवं समाज विरोधी के सुधारने में किए गए योगदान की चर्चा इस प्रकार की शाखा के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है सामुदायिक मनोविज्ञान। प्रत्येक समुदाय का अपना मनोविज्ञान होता है। उस समुदाय में रहने वाले एक विशेष ढंग से व्यवहार करते हैं, उनके समायोजन का अपना एक अलग तरीका होता है। सामुदायिक मनोविज्ञान की जानकारी न केवल उस समुदाय से संबंधित व्यक्तियों, उनके व्यवहार और परिवेश को समझने में सहायक सिद्ध हो सकती है, बल्कि इससे उनकी प्रगति संबंधी उपायों पर भी प्रभावी ढंग से पहल की जा सकती है। नेक्स्ट है सुधारात्मक मनोविज्ञान। जिनका व्यवहार असामान्य है, जो असामाजिक तथा अनैतिक आचरणों में लिप्त हैं, जिन्हें अपराधी, आत्मघाती या मानसिक रूप से विकलांग तथा अस्वस्थ घोषित किया जा चुका है, उन्हें सुधारने, स्वस्थ तथा सामान्य अवस्था में लौटाने और उनका पुनः व्यवस्थापन तथा समायोजन करना काफी आवश्यक हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जो कमी आ गई है, जो बिगाड़ या दोष पैदा हो गए हैं, उन्हें दूर करने, ठीक रास्ते पर लाने में सुधारात्मक उपाय तो होने ही चाहिए। इनके लिए कारणों की तलाश करना, निवारण करना, सुधारात्मक उपाय करना, तीनों प्रकार के कदम ठीक प्रकार से उठाए जाने चाहिए। इन सभी बातों से भलीभांति परिचित कराने में सुधारात्मक मनोविज्ञान नामक शाखा अपनी विशेष भूमिका निभाने का प्रयत्न कर रही है। नेक्स्ट है व्योम अंतरिक्ष मनोविज्ञान। इसमें जैसे जैसे हम धरती के ऊपर उठकर व्योम यानी आकाश की ऊंचाइयों को छूते जाते हैं, हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व में काफी कुछ परिवर्तन आने लगता है। पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन हमारी शारीरिक क्रियाओं में काफी परिवर्तन ला देते हैं। शरीर के सभी संस्थानों, उनकी कार्यविधि पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप मन तथा व्यवहार की गतिविधियां भी उसी अनुपात में परिवर्तित होने लगती है। फिर है नेक्स्ट है उपभोक्ता मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा उपभोक्ताओं के व्यवहार को उनकी अपनी परिस्थितियों और वस्तुओं के उपभोग संबंधी वातावरण के संबंध में अध्ययन करती है। इस प्रकार का अध्ययन माल बनाने वाली कंपनियों तथा वस्तु विक्रेताओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है। अपने माल और उत्पादन का विज्ञापन करने में भी उन्हें उपभोक्ता मनोविज्ञान से संबंधित बातें बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उपभोक्ता जिस तरह से वस्तुएं चाहता है, जैसा व्यवहार चाहता है, उसका उपयोग करके ही बिक्री से जुड़े हुए दलाल, एजेंट तथा दुकानदार अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं तथा उत्पादन उपभोक्ता की मांग और पसंद के अनुसार किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिक मनोविज्ञान। व्यक्तियों में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ये भेद व्यक्तित्व की सभी प्रकार की विशेषताओं तथा व्यवहार के हर पहलू को लेकर हो सकते हैं। व्यक्तियों में पाए जाने वाले इन भेदों, समानता तथा असमानता का अध्ययन करना ही व्यक्तिक मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है मनोमिति
मनोविज्ञान की शाखा में मन, मस्तिष्क तथा व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के वस्तुनिष्ठ मापन से संबंधित परीक्षणों तथा तकनीकों के निर्माण एवं उपयोग की बातें की जाती है। विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण, रुचि और अभिरुचि परीक्षण, अभिवृत्ति मापन स्केल, व्यवहारगत विशेषताओं के मापन से जुड़े हुए परीक्षण के निर्माण, मानकीकरण तथा उपयोग का वर्णन और व्याख्या करना इस प्रकार के मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है संगठनात्मक या प्रबंधात्मक मनोविज्ञान। संगठन और प्रबंध कुशलता में नवीनता लाने की दृष्टि से आज मनोविज्ञान की शाखा का भी प्रचलन काफी बढ़ गया है। किसी भी संगठन में उचित प्रबंध और प्रशासन में आज इस शाखा से संबंधित मनोविज्ञान का काफी उपयोग किया जा रहा है। संगठन और संस्थान से जुड़े हुए सभी प्रकार के मानवीय संसाधनों के व्यवहार का अध्ययन कर ऐसी तकनीकें तथा उपाय सोचे जाते हैं जिससे सभी तरह के भावनात्मक तालमेल बना है। सभी लोग अपने आप से, एक दूसरे से तथा अपने कामकाज की दुनिया से भलीभांति समायोजित रहे। इस प्रकार के व्यवहार तथा वातावरण का अध्ययन और उसकी विवेचना कर प्रबंध तथा संगठनात्मक कौशल में वृद्धि करने का उत्तरदायित्व भी इस प्रकार के मनोविज्ञान द्वारा निभाया जाता है। आज हमने मनोविज्ञान की शाखाओं का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।